हाय गाइस, आज अपना प्रेसिडेंट हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस आखिरकार होता क्या है? ऑर्डिनेंस एक तरह से लॉज ही होते हैं, लेकिन ये लेजिस्लेचर नहीं बनाता है, पार्लियामेंट इन लॉज को नहीं बनाता है। ये जो पावर है एग्जीक्यूटिव को दी गई है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को दी गई, प्रेसिडेंट को दी गई है। ये टेम्पररी लॉज है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। जो अनुच्छेद आपका 123 है, आर्टिकल आपका जो 123 है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पावर आपको प्रेसिडेंट को देता है। कौन सी? ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर्स है। और वो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि आखिरकार जो प्रेसिडेंट है वो इन ऑर्डिनेंसेस को कब ला सकता है, कब प्रोमलगेट करेगा? जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के दोनों अगर सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस को लेकर आ सकता है। अगर दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में है और एक हाउस सेशन नहीं है तो भी वो ऑर्डिनेंस को लेकर आ सकता है। लेकिन दोनों हाउस अगर सेशन नहीं है या एक हाउस सेशन नहीं है तभी ऑर्डिनेंस आएंगे। अगर दोनों सेशन में है तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकते। इसका मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए पावर दी गई है, जब नॉर्मल तरीके से लॉ नहीं बन सकता। क्योंकि लॉ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? एक हाउस नहीं चाहिए, दोनों हाउसेस चाहिए। दोनों हाउसेस किसी बिल को पास करते हैं और जब प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, जब वो एसेंट देता है, जब जाके वो लॉ बनता है। तो अगर एक हाउस सेशन में तो ये नहीं है कि लॉ बन जाएगा, लॉ नहीं बन सकता, तो उस सिचुएशन में भी ऑर्डिनेंस आ सकता है। ओके, ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं इनके, ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं सेम तरीके से होते हैं, पार्लियामेंट के लॉ जैसे होते हैं, उसी तरीके से इंप्लीमेंट होंगे, वही फोर्स है, सब कुछ इनके पास वही चीजें होती हैं ऑर्डिनेंसेस के पास। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया इनिशियली कि ये टेम्पररी लॉज होते हैं। ये टेम्पररी लॉज क्यों है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। टेम्पररी लॉज क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात आप खुद सोचो कि लगातार जो लॉज बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाता है, और पार्लियामेंट के लॉज हमेशा चल सकते हैं। लेकिन इन लॉज को पहली बात तो पार्लियामेंट बनाता नहीं है, तो टेम्पररी हो गए। क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब भी वैसे बन सकते हैं, तो प्रेसिडेंट इनको बनाएगा। और वो भी इनकी मैक्सिमम जो लाइफ होती है, अगर अप्रूव नहीं कराएगा तो 6 महीने 6 हफ्ते तक है, तो टेम्पररी है। और अगर अप्रूव करेगा भी तो पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल तो लेनी ही होगी, इसलिए टेम्पररी लॉज ही है एक तरह से। ओके। और ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लेजिस्लेटिव पावर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ही है। और ये पावर्स को इसीलिए दे रखी है कि जब भी कोई अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, अचानक से बन गई, जब पार्लियामेंट सेशन नहीं है दोनों हाउसेस या कोई एक हाउस, और अचानक से ऐसी सिचुएशन बन गई कि लॉ बनाना ही पड़ेगा, तो उससे डील करने के लिए इसको दे रखी है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। लेकिन इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, 4 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो यहां पर यह है कि वो ऑर्डिनेंस को जब भी प्रोमलगेट करेगा जब दोनों के दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, या फिर कोई एक हाउस सेशन में नहीं है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि एक हाउस अगर सेशन में है तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि लॉ बनाने के लिए हमें दोनों के दोनों हाउसेस चाहिए। क्योंकि दोनों हाउसेस किसी बिल को पास करते हैं और जब प्रेसिडेंट के पास जाता है वो पास करता है, तब जाके वो लॉ बनता है, जब जाके वो बिल आपका एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हमें दोनों हाउस चाहिए। तो इसका मतलब अगर एक हाउस सेशन में है तो उससे कुछ नहीं होगा, उस समय भी बिल नहीं पास हो सकते, नॉर्मल तरीके से लॉज नहीं बन सकते, और प्रेसिडेंट आपका ऑर्डिनेंस को लेके आ सकता है। ओके। और अगर ऑर्डिनेंस आप ऐसे समय लेकर आ गए कि जब दोनों के दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस जो है सेशन में है, तो वो तो बेकार ऑर्डिनेंस है, वो तो वैलिड नहीं हो, तो वॉइड है, वो नल है वो ऑर्डिनेंस तो। और हाँ, अब यहां पर आपकी बुक्स में एम लक्ष्मीकांत ने एक लाइन लिखी है, दस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का यहां पर ये मतलब है कि प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है, ऑर्डिनेंस की जो पावर है, वो पैरेलल नहीं है, पार्लियामेंट के साथ साथ नहीं चल सकती। इसका मतलब कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट दोनों सेशन में और लॉ बन रहा है, तो वो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकता। लेकिन अगर पार्लियामेंट नहीं है और नॉर्मल तरीके से लॉज नहीं बन सकते, इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, तो अब वो ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है। लेकिन दोनों साथ साथ लॉज नहीं बना सकते। यहां पर इसका मतलब यहां पर ये हुआ। दूसरी बात यहां पर ये है कि ऑर्डिनेंस को जो प्रेसिडेंट है वो जब भी लेकर आएगा जब वो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशंस बन चुकी हैं, ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं कि नॉर्मल तरीके से लॉ बन नहीं सकता, पार्लियामेंट क्योंकि सेशन नहीं है, और इमरजेंसी ऐसी है कि लॉ बनाना ही पड़ेगा, कुछ और हो नहीं सकता, तो जब भी वैसे ऑर्डिनेंस को लेकर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है। और 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कूपर केस में कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है उसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट्स में जाके, मेलाफाइड इंटेंशन के ग्राउंड्स पर। मेलाफाइड इंटेंशन क्या है? कि भाई प्रेसिडेंट की इंटेंशन गलत थी ऑर्डिनेंस को लाने के पीछे। या आप ये जाके बोल सकते कोर्ट्स में कि इसने जो ऑर्डिनेंस लेके आया है वो डेलिबरेटली इसने क्या किया कि लोकसभा को या राज्यसभा को डेलिबरेटली प्रोरॉग करवाया, खत्म करवाया उनके सेशंस को, जिससे कि कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, उस पे उनके व्यूज को हम बाईपास कर सकें, वहां पे जो डिबेट्स वगैरह होंगे उनको बाईपास कर सकें और ऑर्डिनेंस को लेकर आ सकें। तो ये तरह से वेरीफाइड इंटेंशन तो हुई। तो इस तरह की इंटेंशन के ग्राउंड्स पे आप प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को चैलेंज कर सकते हो। ये चीजें थी। मतलब कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो आप चैलेंज कर सकते हो मेलाफाइड इंटेंशन ग्राउंड पे, कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है ऑर्डिनेंस को लाने के पीछे। इस ग्राउंड पर आप उसकी इंटेंशन को चैलेंज कर सकते हो, उसकी सेटिस्फेक्शन को आप चैलेंज कर सकते हो। ये है।
और 38 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1975 में, उसने ये पावर आपकी छीन ली थी कोर्ट से। उसने बोला कि प्रेसिडेंट की जो भी सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल है, उसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 जब आया तो उसने वापस ये पावर कोर्ट्स को दी कि जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन का मेलिफाइड इंटेंशन के ग्राउंड्स पर। क्योंकि खुद सोचो कि अगर प्रेसिडेंट जो है, हम जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, इसका मतलब कि उन लोगों ने उससे डेलिबरेटली किसी सेशन को, लोकसभा या राज्यसभा सेशन को प्रोरोग करवा दिया, जिससे कि कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर डिबेट्स ना हो, और वहां पे हो सकता है कि उनके पास उतनी मेजोरिटी नहीं है, उन्हें लगता है कि उसे पास होने में दिक्कत होगी, तो उन लोगों ने उसे प्रोरोग करवा दिया और ऑर्डिनेंस के माध्यम से उस लॉ को वो लेकर आ रहे हैं, उस बिल को वो लेकर आ रहे हैं प्रोमलगेट करने के लिए। तो एक तरह से ये इंटेंशन, मेलिफाइड इंटेंशन तो गलत इंटेंशन तो है, गलत इंटेंशन से तो आपने सेशंस को प्रोरोग किया है, इसलिए मेलिफाइड इंटेंशन ग्राउंड पर आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन का। फिर यहां पर ये है कि जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो को एक्सटेंसिव है, पार्लियामेंट जैसी ही है। मतलब कि जिन मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट आपका लॉ बना पाएगा उन मैटर्स के ऊपर ऑर्डिनेंस आ सकता है। यूनियन लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, यूनियन लिस्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस आ सकता है। स्टेट लिस्ट पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता तो स्टेट लिस्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस भी नहीं आएगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका मतलब यहां पर यह भी है कि जो लिमिटेशंस लगती है पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर वही लगती है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के ऊपर भी। जैसे कि आर्टिकल 13 बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छीन सकते किसी भी लॉ से, आर्टिकल 13 नहीं बोलता। और उस लॉ की डेफिनेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है वो नहीं आते, लेकिन ऑर्डिनेंस तो आता है, तो इसका मतलब ऑर्डिनेंस से भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीनी जाएंगी। अगर पार्लियामेंट के नॉर्मल लॉ से नहीं छीन सकते तो ऑर्डिनेंस से भी नहीं छीन सकते फंडामेंटल राइट्स को, तो लिमिटेशंस भी सेम ही होंगी। ओके, फोर्थ जो लिमिटेशन लगती है ऑर्डिनेंस के ऊपर वो ये है कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किया है वो आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना होगा जो रीअसेंबल हो जाते हैं अप्रूवल के लिए। वही लाइन लिखी हुई है, एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट एक हाउस या दोनों हाउस सेशन नहीं थे, मतलब कि प्रोरॉग हो रखे थे, तो उस समय कोई भी ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट ने इशू किया मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो वो दोनों हाउस के सामने आपको रखना होगा जब वो रीअसेंबल हो जाते हैं, और 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अप्रूव करवाना होगा रीअसेंबली 6 हफ्ते के अंदर अंदर। इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड, अगर दोनों हाउसेज ने उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया, आपने 6 हफ्ते के अंदर अंदर रखा और उन दोनों हाउसेज ने, लोकसभा राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया, तो वो एक्ट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसे 6 हफ्ते तक पेंडिंग रखा, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो जो ऑर्डिनेंस है वो अपने आप लैप्स कर जाएगा, अपने आप वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, अपने आप वो बंद हो जाएगा 6 महीने 6 हफ्ते के बाद। मतलब 6 महीने तो, क्योंकि पार्लियामेंट की दो सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम टाइम गैप हो सकता है वो 6 महीने होगा, 6 महीने तो वो और 6 हफ्ते, तो बस इतने दिन चलेगा, वो ऑटोमेटिकली फिर 6 हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, वही चीज मैंने आपको बताई। और ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते से पहले भी आपका ऑपरेट होना बंद हो जाएगा अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने उसको डिसअप्रूव कर दिया तो। द ऑर्डिनेंस मे आल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब्ड 6 वीक्स इफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, मैंने पहले ये चीज बता दी है। और अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज डिफरेंट डेट्स को रीअसेंबल हो रहे हैं, उनका सेशन स्टार्ट हो रहा है डिफरेंट डेट्स पे, तो अब आप यहां पे ये पूछ सकते हो कि सर अब 6 हफ्ते हम कहां से काउंट करेंगे, जो बाद में रीअसेंबल हुआ है वहां से 6 हफ्ते काउंट किए जाएंगे। फिर वही चीज यहां पे लिखी है, इफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स द पीरियड ऑफ 6 वीक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेटर डेट से ऑफ दोज डेट्स। तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमम एक टाइम लिमिट है ऑर्डिनेंस, क्यों उसे टेम्पररी बोलते हैं, जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है ऑर्डिनेंस कब तक चलेगा, अगर पार्लियामेंट ने उसको पेंडिंग रखा या फिर आपने उसको अप्रूव कराने के लिए नहीं जमा किया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, या पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैक्सिमम वो कितने दिन तक चलता है, 6 महीने 6 हफ्ते तक चलता है। वही चीज यहां पर बताई गई होगी, दिस मींस दैट द मैक्सिमम ऑफ द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। 6 मंथ्स क्यों, क्योंकि 6 मंथ्स पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम टाइम गैप है वो आपका 6 मंथ्स ही होता है और 6 वीक्स है, लेकिन उससे पहले ऑपरेट होना बंद हो जाएगा अगर वो डिसअप्रूव कर दिया गया तो। और ऑर्डिनेंस अगर आपने पार्लियामेंट में रखा ही नहीं और 6 महीने 6 हफ्ते बाद वो लैप्स हो भी गया, तो जो भी चीज पहले करी गई थी वो वैलिड रहेंगी, वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगी, वो चीज बिल्कुल आपकी वैलिड होती है। और जो राष्ट्रपति है अगर ऑर्डिनेंस को लगा सकता है, लगाएगा तो वो जब भी लेकर, तो जब भी आएगा जब मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन नहीं है या कोई एक हाउस सेशन नहीं है, लेकिन वो उसको विड्रॉ तो किसी भी समय कर सकता है, आज ऑर्डिनेंस लगा के कल भी उसे विड्रॉ कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन आल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, किसी भी समय। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी, ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी नहीं, और वो हमें पता है राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर जैसा तो कुछ मतलब मुझे लगता नहीं है कुछ है। जब हम डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा जो डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन वो भी उसके पास किन सिचुएशंस में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि कोई डिस्क्रिशनरी पावर उसके पास है ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर डिस्क्रिशनरी पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कि वो अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस को लेकर नहीं आ सकता, अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर
उनकी एडवाइस से काम करेगा। उनके पास जब तक मेजॉरिटी, जब तक अपने आप कुछ नहीं करता, कोई डिस्क्रिप्शन पावर उसके पास नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन पावर नहीं है, उन्हीं की एडवाइस से ऑर्डिनेंस भी आएगा, उन्हीं की एडवाइस से ऑर्डिनेंस अप्रूव होगा, विड्रॉ होगा, सब कुछ। ठीक है, ये है। ऑर्डिनेंस भी बाकी लॉज की तरह ही होता है, ये बैकडेट से इंप्लीमेंट हो सकता है। कोई टैक्स का अगर लॉ है उसे भी चेंज कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है, पार्लियामेंट की किसी लॉ को अमेंड कर सकता है, उसे रिपील कर सकता है, दूसरे ऑर्डिनेंसेस को भी रिपील कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते आप ऑर्डिनेंस से, बाकी सब कुछ करोगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इससे अमेंड नहीं होता है, वही वाली बात है। और जो भारत के राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो बहुत ही अनयूजुअल है। वो यूजुअली ऐसा देखा नहीं गया डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लोकतांत्रिक देशों के अंदर की किसी राष्ट्रपति को, किसी एग्जीक्यूटिव को इतनी पावर्स दी गई हो। जबकि अमेरिका, जहां पर आपका जो प्रेसिडेंट है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल उसके पास पावर्स है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उसके पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं है, यूके में भी नहीं है, लेकिन यहां पर है। और इस चीज का जस्टिफिकेशन फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में दिया भी। और ये जो यूपीएससी सिविल्स वगैरह लिखते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे मेंस में कभी पूछ लिया जाए कि ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, उनको जस्टिफाई करो, तो आपको जस्टिफाई करना होगा। जस्टिफाई आप कैसे करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स हैं उनको कोट कर सकते हो, जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन वगैरह, उनकी बातें लिखोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आने की बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है हम प्रेसिडेंट को क्यों दे रहे हैं, जिससे कि अनफोर्सीन इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सके अगर पार्लियामेंट आपका सेशन में नहीं है तो। ओके। और एक चीज मैं यहां पर और आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें, कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और जो नेशनल इमरजेंसी आपका प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है आर्टिकल 352 के तहत, उन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी लेना देना है ही नहीं। आर्टिकल 352 के तहत आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी लगती है या नहीं? पता है तो मैं आगे बताऊंगा आपको, और अब पता भी चल रहा है आपको। तो उस नेशनल इमरजेंसी वो लगती है तीन ही ग्राउंड्स पर, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आपका आर्म्ड रिबेलियन के जो ग्राउंड्स हैं उन पर लगती है जो नेशनल इमरजेंसी है। तो उसका और ऑर्डिनेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी तो आप जब लड़ाओ लगाओगे जब युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है। लेकिन ऑर्डिनेंस के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बिना वॉर, बिना एक्सटर्नल एग्रेशन, बिना आर्म्ड रिबेलियन के भी ऑर्डिनेंस लग जाता है। बस सिचुएशन यही है, कंडीशन यही है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन ना हो या एक हाउस सेशन ना हो, और इमरजेंसी सिचुएशन आपकी बन रही है तो आप ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हो। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, दोनों चीजें अलग हैं। और लोकसभा के रूल्स ये बोलते हैं कि अगर आप ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हो पार्लियामेंट के अंदर, तो उस बिल के साथ आपको एक स्टेटमेंट भी लेके जाना होगा। उसमें आप ये बताओगे कि आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी थी कि आपको इतनी इमरजेंसी में लेजिस्लेट करना पड़ा प्रेसिडेंट को, और ऑर्डिनेंस के थ्रू लेजिस्लेट करना पड़ा, वो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप ऑर्डिनेंस को रिप्लेस, हटाने के लिए एक बिल को लेके आते हो, कि अब ऑर्डिनेंस नहीं, अब इस बिल के अंदर वो चीजें हमने डाल दी हैं और ये बिल पार्लियामेंट दोनों हाउस पास करते हैं, एक्ट बन जाए, तो ये चीजें होंगी, मतलब सेम ऑर्डिनेंस वाली चीजें, मतलब ऑर्डिनेंस को रिप्लेस आप कर रहे हो लेकिन एक बिल से, तो आपको उस चीज समझानी जरूर होगी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, डीसी वाधवा केस का जजमेंट था वो, और उसमें उसने कुछ गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी उनके लिए बोला था, और वो चीजें बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ होता है वो प्रेसिडेंट के साथ भी होता है। तो वो चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा डीसी वाधवा केस को। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बिहार का गवर्नर है उसने 256 बार ऑर्डिनेंस लगाए हैं 1967 से लेकर 81 के बीच में, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ऑर्डिनेंस 14-14 साल चले हैं, 5-5 साल चले हैं, 1-1 साल चले हैं, और सेम ऑर्डिनेंस बार बार आप प्रोमलगेट करते हो। जब असेंबली सेशन में आती है, आप उसे पास नहीं करवाते, वो 6 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सेशन खत्म हुआ और दोबारा से आप उस ऑर्डिनेंस को लेके आते हो, तो ऐसे चलते रहे, रीप्रोमलगेशन आप करते रहे। तो वो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने देखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये चीज बताई कि अगर आप बार बार एक ही ऑर्डिनेंस को लगाओगे सेम टेक्स्ट के साथ, और कोई कोशिश भी नहीं करोगे कि पार्लियामेंट से उसे अप्रूवल लें, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बाइकैमरल उसे अप्रूवल लें, और कोशिश भी नहीं करोगे और बार बार लेके आते रहोगे, और तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हो, उसे माना जाएगा। और उस तरह के ऑर्डिनेंसेस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई अगर चैलेंज करेगा तो उन्हें स्ट्रक डाउन भी कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक एक्सेप्शनल पावर दी है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, तो इसे आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यूज करें, आप इसे नॉर्मल सिचुएशंस में यूज ना करें। सॉरी। तो ये कुछ राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी। जब हम गवर्नर की पढ़ेंगे तो सेम ही रहेंगी मोर लेस, जब उन्हें मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीजें हैं, यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। तो डीसी वाधवा केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स को लेकर, क्योंकि अगर कोई भी आंसर राइटिंग आती है, कोई भी आंसर लिखने के लिए आपको आता है मेंस वगैरह में, तो आप उस केस को मेंशन कर सकते हो, डीसी वाधवा केस को। और एक जो कूपर केस था,
उसे आप मेंशन कर सकते हो, जहां पर कोर्ट ने ये चीज बोली थी कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है उससे आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट्स में मैलिफाइड इंटेंशन के ग्राउंड्स पे। तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने होंगे। बाकी बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। और इसी के साथ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है वो भी हो गई। वीटो पावर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेजिस्लेटिव पावर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नेक्स्ट पावर्स को देखेंगे। और आप पढ़िए और सीखते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है, जब तक आप लर्न करते रहो। बाकी थैंक यू।